बड़ी आग है थारे अंदर। वाकई अगर थारे चेहरे पे दाग ना होता ना तो रणवीर जिंदगी भर थारा गुलाम होता। पर मैं हूं ना, ऐसी सोच रखने वाले का मैं अच्छी तरह ख्याल रखूं। के अब क्या कर दिया छोरी ने आते ही? कुछ नहीं, काकी से इसे समझा रहा था कि रणवीर की जिंदगी से दूर आकर उसके जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत ना है, और उसे समझा रहा था कि हवेली के काम किस तरह करना है। अब तू खड़ी क्यों है? जा अपने कमरे में। सच में अगर थारी दादी सा को सवाल ना होता ना तो इसे घुसने ना देते इस हवेली में। आप ठीक कह रहे काकी साहब, इस पे लगाम कसना बहुत जरूरी है। जीजी, जीजी मैं ऐसा ना कर सकूं। मैं सामने हमारे को छूने भी ना दे सकूं। जीजी, जो आपने देखा वो झूठ था। सिर्फ आपके कमरे में होने की वजह से सब करीब आने का नाटक कर रहे थे। तो उनकी ब्याहता है रसाल। कुंवर को हक है थारे पे। हमारे सामने दिखावा करने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों बोल रही हो जीजी? आप जानो कि कुंवर हमारे ना है, आपके हैं। मैं सच कह रही हूँ जीजी। पूरी रात उन्होंने सोफे पे सो के बिताई, पर सुबह आपके कमरे में आते ही अचानक न जाने क्यों वो हमारे करीब आने का दिखावा करने लगी। इतनी बड़ी हवेली में रहने वालों के दिल इतने छोटे होते हैं, ये सोचकर भी हैरानी हुई। ये देखिए तो कैसे जगह लाकर रख दिया है आपको। जीजी, मैं इस वास्ते तो यहाँ आई थी कि मैं यहाँ महारानी से रहूं, और आप जिनको इस हवेली में पींदड़ी का हक है वो एक कोठरी में रहे। तुम्हारी बहन, थारे को पता तो है ना, हमारे को हवेली वालों ने दासी के रूप में ही स्वीकार किया है, और शायद शिवजी महाराज ने भी हमारी यही प्रार्थना स्वीकार की कि इस हवेली में दासी बनकर ही सही कुंवर के करीब रहूं, अपना दाग छुपाकर मैंने उन्हें जो धोखा दिया है उसकी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी ना। जीजी, आपने उनको कोई धोखा ना दिया है। धोखा तो आपके साथ हुआ है, जो हालात ने किया। हालात को बदला ना जा सके है रसाल। हाँ, उन्हें सुधारने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमारी बात मान, हमारे साथ क्या हुआ है भूल जा। तू कुंवर सारी ब्याहता है, उसको ख्याल रख। हमारे बारे में सोचकर अपना जीवन खराब मत कर। माफ करना जीजी, आपको आपकी खुशी दिलाने वास्ते एक जन्म तो के 1000 जन्म भी लड़ती रहूंगी। और रही बात कुंवर को अपनाने की, तो ये ना हो सके। बेशक वो मारे को ब्याह कर लाया यहाँ, पर हमारी आत्मा वही गांव में छूट गई है।
विक्रम के पास। जिसे मैं बचपन से प्यार करती रही, उससे तुम्हारा इस जन्म में मेल ना हो सका, तो मरते दम तक मैं कुंवर सा के करीब जा सकूं, ऐसा ना हो सके, ना हो सके जीजी। अब जब मासा की भूख हड़ताल टूट चुकी है और रणवीर की रसाल के साथ शादी हो गई है, तो हमें भी पिछली बातें भूलकर आगे की सोचनी चाहिए। सबसे पहले हम मुंह दिखाई की रस्म कर देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मैं कांवरी ठाकुराइन के सवालों का जवाब देते देते थक चुकी हूँ। पंडित जी से बात कर ली है, कल का दिन शुभ है। भाई साहब तो बेझिझक रसाल को रणवीर की बींदनी बताकर मुंह दिखाई की रस्म हो सके है। हो तो सके है मेघ, पर एक समस्या है। अब की समस्या है? भी मासा की नजरों में रुक्मणी लौट कर आ गई है, पर रणवीर का ब्याह रसाल से हुआ है ये उन्हें पता नहीं है। और अगर घर में मुंह दिखाई की रस्म हो और मासा को पता ना चले तो ये ऐसा तो ना हो सके। ताया सा, आप कहें तो मैं दादी सा को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं? उनकी गैर मौजूदगी में ये रस्म आसानी से हो जाएगी। हाँ, मैं मुमलरी बात से सहमत हूँ। पर मैं सहमत ना हूं। मासा की ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें सैर सपाटे के लिए लेके जाया जाए। भाई साहब हवेली में उनके रहते हुए मुंह दिखाई की रस्म हो सके, बड़ी आसानी से हो सके। देखिए, मासा तो ज्यादातर अपने कमरे में रहती है, और जो उनके कमरे में उनके साथ रहती हैं, अगर वो मासा को वहां रोके रखे तो। तुम किसकी बात कर रही हो? गायत्री जीजी की। वैसे भी वो इन सब कामों में बड़ी माहिर है ना। हमारा मतलब यह है कि गायत्री जीजी मासा की बड़ी प्यारी है। अगर गायत्री जीजी उनके कमरे में रहेंगी तो मासा अपने कमरे से बाहर ना आएंगी। ठीक है, मैं करता हूं बात गायत्री से। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मन में बड़ी खुशी हुई गायत्री कि तन्ने बेझिझक मारी बात मान ली। थारी यही खासियत है कि मैं थारे पर भरोसा करूं। तन्ने हमेशा हमारे फैसले का साथ दिया है। जी, सिवाय एक फैसले के। जी, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं हूं, पर मन में एक शंका है कि कहीं आपका ये फैसला महंगा न पड़ जावे। क्या गलत फैसला ली हो मैंने? भाई तुम्ही ने कहा था कि रुक्मणी को वापस ले आओ, वही तो किया है मैंने। पर मैंने ये तो नहीं बोले हो जी कि उसकी बहन रसाल को भी साथ ले आओ। बगैर रसाल के रणवीर को मनाना आसान नहीं था। पर आप जाने भी हैं कि आपने इस फैसले के कारण कई जिंदगियां दांव पे लग गई हैं। क्या चाहती हो तुम कि हम रुक्मणी के जले हुए चेहरे की मुंह दिखाई करते? बेशक, पर आपने तो नहीं किया। वैसे भी इस हेली की मान मर्यादा के लिए जिंदगियों की बलि चढ़ाना कोई नई बात तो ना।
मान मर्यादा की आड़ में तुम हमारे पर व्यंग कर रही हो? ना जी, मैं एक औरत री बात कर रही हूं। मैं रुक्मणी की सूरत की नहीं, उसकी सीरत की बात कर रही हूं। आप उसे अपने मां के लिए यहां ले आए, एक नौकरानी बनाकर, और वो भी चली आई यहां। मैं तो आपको संतान का सुख ना दे पाई, फिर भी आपने महारे को इस घर की बड़ी बहू का दर्जा दिया। और रुक्मणी इस घर की बींदनी होकर भी नौकरों की कोठरी में रहती है, मासा के सामने बहू होने का हक पूरा करती है, अपने पति और बहन की सेवा करती है। किस लिए? इसलिए ना कि उसने अपनी सूरत को रणवीर के सामने छुपा के रखा। उसकी इसी सीरत के कारण मैं उसके सामने अपने आप को छोटा पाती हूं ठाकुर साहब। कजरी, मैं अपना तौलिया भूल गया, जरा मेरा तौलिया देना दो। आज जल्दी दे। और सुन, मेरे जूते और कपड़े भी निकाल देना, मुझे तुरंत कहीं बाहर जाना है। और हाँ, नाश्ता भी लगा देना जल्दी। कजरी तो अभी तक गई नहीं। चल जल्दी जा। अब जा। अब मैं बाद में आती हूँ। ये देखो, कजरी ने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। मारे को लागे वो बटन टाक रही थी, जिससे उंगली में सुई चुभ गई हो। कमाल है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बेकार में उसे 4 बातें सुना दी। यार, मिलेगी तो सॉरी बोल दूंगा। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। मारे को भी आपको देखने का कोई शौक ना है। आपने रोका तो रुक गई। दादी सा, जूस तो मैं बाद में पी लूंगी। मैंने ये बता, तूने ये पहन के रखा है? वो दादी सा, घर को काम करने के लिए जरूरी तो ना है कि मैं हर वक्त सजी धजी रहूं। क्यों? चाकरों का अकाल पड़ गया है जो थारे को घर के काम करने पड़ रहे हैं? क्यों? घर की बींदनी को घर को काम करने में अठे पाबंदी है क्या? थारे इस जवाब से तो मैं भी लाजवाब हो गई। मैं जब ब्याह कर यहाँ आई थी तो मैं भी थारी तरह सादा कपड़े पहनकर घर के काम किया करती थी। खानदान चाहे जितनों भी बड़ो क्यों न हो, पर हर लड़की को ये गुण अपने मायके से मिलता है।
थारी उंगली को क्या हुआ? वो दादी सा आपके पोते के कमीज के बटन टाक रही थी, सुई उंगली में चुभ गई, पर आपके पोते ने मारे को कमरे से बाहर निकाल दिया। रणवीर बड़ा शर्मिला है। बचपन में मैं उसके पोतड़े बदला करती थी, पर बड़ा होने के बाद कपड़े बदलने से पहले मन्ने भी कमरे से बाहर जाने को कह देता था। दादी साहब, शुभ काम के लिए आपको आशीर्वाद लेने आया। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। तू रुक्मी को वापस ले आया, पर अब उसे डांटना फटकारना भी बंद कर दे। ऐसा मैंने क्या किया? क्यों? ये थारे कमीज में बटन लगा रही थी, शाबाशी देने के बजाय तूने उसे कमरे से ही बाहर भगा दिया। इसको किसने कहा था बटन लगाने के लिए? मेरे पास और भी कपड़े हैं ना। चलता हूं। खुश रह बेटा। दादी साहब, आप जूस पी लो, मारे को और भी काम करना है। अच्छा बाबा, पीती हूँ। क्या है? तुम्हें नाश्ता लगाने की क्या जरूरत है? घर के सारे नौकर चाकर कहाँ हैं? सब कुछ ना कुछ काम में लगे। और वो तुम्हारी जीजी, उसे तो दादी साहब से कपशर लगाने से फुर्सत ही नहीं है। जी वो मैं दादी साहब को जूस देने गई थी। तुम्हें किसने कहा था मेरी शर्ट में बटन टांगने के लिए? जी वो बटन आप टांग रही थी। और नहीं तो क्या, अच्छी खासी मेरी शर्ट खून लगा के खराब कर दी। खबरदार जो आइंदा मेरे कमरे में गई तो। जी पर हमारे को हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले आपकी सेवा करूं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, बात समझ में आती है? और ये अपना जला हुआ चेहरा क्यों छुपा रखा है? अब किसे बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम? इस हवेली में सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। चलो हटाओ इसे। देखने तो इस दुनिया को, ताकि फिर कभी कोई मेरी तरह तुम्हें पहचानने में भूल ना कर बैठे। सामान रखकर रणबीर की बिंदी को भेज देना। बुलाया आपने? कल थारी मुंह दिखाई की रस्म है, तो थारे वास्ते ये सब सामान लेकर आए। मैं थारे से बात कर रही हूँ और तू उसे देखे जा रही है। सब कुछ इसी की वजह से तो हो रहे हुए है। एक बार इसकी मुंह दिखाई की रस्म भी रखी गई थी, वो तो किसी बहाने से टालना पड़ा, वरना पूरा गांव हमारी हंसी उड़ाता। वो सारी बातें तो हो चुकी, फिर क्यों दोहरा रहे हैं आप लोग? दोहरा इसलिए रहे हैं ताकि थारे को समझ में आ जाए कि कल थारी मुंह दिखाई है और कल जे अपने हाथों से थारा श्रृंगार करेगी और उसके बाद नौकरों के कमरे में छिप कर बैठेगी। पर क्यों? क्या जरूरत है उन्हें छुपाने की?
ए छोरी, हमसे ज्यादा बहस करने की कोशिश मत कर। तू अच्छी तरह से जाने कि थारे को इस हवेली में कौन से काम के लिए लाया गया है। और वैसे भी धोखा देने वालों को तो उनकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। आपने ठीक कहा छोटी ठकुराइन, धोखा करने वालों को कीमत तो चुकानी ही पड़े। ताना किसे मार रही है? कौन सा धोखा दिया है हमने थारे को? तो आप लोग रसाल चीची, अब चुप रहने से कोई फर्क ना पड़ेगा। बार बार हमें धोखेबाज कहा जा रहा है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। रुक्मी, बिंदनी कटे है तू? जी आई दादी सा। जी मैं जाऊं? अरे अब बता भी दो सुमेर साहब। हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है, डील फाइनल हो गई है। बधाई हो। भाई तन्ने भी बधाई हो। देख, मैं कहता था ना कि एक बार रणवीर की शादी रसाल से हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा और वो फिर से अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगेगा। जी भाई साहब। एक मिनट जीजो साहब, इस कामयाबी का सेहरा रणवीर के माथे पे नहीं है, इस कामयाबी का सेहरा दीप के माथे पर है। दीप के? हाँ जीजो साहब, दीप के कारण ही ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई है। पर ये मीटिंग तो रणवीर अटेंड करने वाला था। माफ कर दो जीजो साहब, रणवीर तो वहां पहुंचा ही नहीं। पर रणवीर कटे है? पता नहीं, फोन रीचेबल ही कौन है। भाई कितनी खुशी की बात है कि दीप अपने बिजनेस में सीरियस हो गया है। पर ये रणवीर को क्या हो गया? भाई साहब, जिन हालात में उसका ब्याह हुआ है, लगता है अभी भी वो पुरानी बातों से बाहर नहीं निकल पाया है। मैं बात करता हूँ रणवीर से। हाँ, तुम जरूर बात करना उससे। माफ करना भरानी सा, हमारे से गलती हो गई। वो घर का और भी काम करना हो ना, इसलिए ध्यान नहीं गया। ये आपके कपड़े, बोलो तो दोबारा इस्त्री कर लो ना। ठीक है, पर तू सिर्फ काम करने के बारे में मत सोच। इस हवेली में काम खत्म करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है, पर काम करने वाले को पता तक नहीं चलता। मैं जाऊं? जरा सुन छोटी बहुरानी, क्या बात है? जेठानी की बात न मानेगी देवरानी? माफ करना बहुरानी, पर मैं तो दासी। तो ठीक, आओ और अब मारी भी सेवा करो। चल, मारे ये कपड़े सलीके से रख। चल। मारी को माफ करना बिंदनी, थारी को दासी कहकर पुकार। ना पुकारती तो शायद तू कभी हमारे कमरे में ना आती। अब मैं जाऊं महारानी? क्या बात है बिंदनी, मारी को जीजी बुलाने में तकलीफ हो गई? मैं हूं तो थारी जेठानी, कोई माने या न माने, मैं तन्ने को अपनी देवरानी मानू। माफ करना जीजी, पर आपको क्या तकलीफ है?
चेहरे पर जो दाग है ना बिंदड़ी, उससे भी कहीं गहरा दाग तुम्हारे अंदर है। तेरा दाग तो दिखे, पर मैं तो चाहकर भी अपना दाग ना दिखा सकूं। हमारे को रणवीर पर बहुत अफसोस है और डर लगे कि कहीं वो थारे जेठ की तरफ कोटों का सहारा न लेने लगे। हाँ जी, कुंवर सा सुना है, और फिर हमारी बहन भी आई है उन्होंने। अब उन्हें क्या दुख होगा? तू अब भी प्यार करे है ना रणवीर से? वेल डन बेटा, वेल डन। मारे को थारे पे गर्व है। पापा ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा? मामूली सा काम था। देखा आपने हमारे छोरे को, इतना बड़ा काम करने के बाद भी ऐसे कह रहा है जैसे कुछ ना किया हो। अरे इसकी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता। हाँ साहब, बेकार में मेरी बड़ाई कर रहे हो। क्या फर्क पड़ता है काम मैंने किया या रणवीर ने? बिजनेस तो अपना ही हुआ है ना। ठीक कह रहा बेटा। दीप बेटे, अच्छा किया जो तुम सही समय पर पहुंच गए, पर मैं हैरान हूं कि रणवीर कटे गया। उसकी नई नवेली दुल्हन ने तो जरूर पता होगा। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं पापा, ऐसे सोच रहा था कि आप लोग बेवजह हमारे भाई रणवीर के लिए परेशान हो रहे हो। काका साहब, मैं जरा फ्रेश हो गया था, फिर पता लगा था। मेघ, क्या ये हमारा वही दीप है? भाई साहब, दीप बड़ा है रणवीर से, तभी तो इतनी बड़प्पन की बातें करता है। आप क्यों आए हो यहाँ? भौरा फूल के पास नहीं आएगा तो कट्ठे जाएगा। आप हाथ से आगे ना बढ़ना, वरना ठीक ना होगा। हद तो उसी दिन छूट गयो जिस दिन तूने हमारी बेइज्जती की थी। वो आग आज तक हमारे दिल में चल रही है। वाह, मरने ऐसे शिकार का शिकार करना पसंद आवे है, आसानी से हाथ कोनिया में। आपकी इज्जत का ख्याल रखकर आखिरी बात बोल रही। आप आगे ना बढ़ना। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे, अगले चौका, नहीं तो हमारे अंदर का शिकारी बढ़ जाएगा। हमारे शहर पर, इस हवेली पे राज करेगी तू। अगर आप अपने आप को शिकारी समझते हैं तो हमारे को भी जानवर से निपटना आवे। क्या करेगी तू? मारे को मारेगी? चल मार। मैं अपनी जान तो ले ही सकती हूँ। पागल मत बन, वैद्य कटार थारे नाजुक बदन पर लग जाएगी। चल रख। सच कह रही हूँ मैं आपको। रुक जा छोरी, रुक जा। तू तो बड़ी निडर निकली। मैं तो थारे पास इसीलिए आया था कि मैं थारे से पूछूं कि थारे को पता है कि रणवीर कट्ठे गया है। आप यहाँ से जाते हो या नहीं? अरे रुक, जाता हूं। वैसे भी बिना कुछ किए कराए मैं थारे मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। वैसे तू कितने भी फटफड़ा ले, मैं तन ने इस हवेली से जाने नहीं दूंगा।
हवेली का हुक्म हुआ है कि मैं थारे को मुंह दिखाई की रस्म वास्ते तैयार करूं। आग लगे इस हवेली को। क्यों हमें इनकी परवाह है, जबकि इन्हें तो किसी की कोई फिक्र ही ना है। मैं थारे कपड़े निकालती हूँ। जी आपने अपने कान बंद रखे हैं क्या? जानबूझकर हमारी बात को अड़सोड़ी कर रही हो? रसाल थारी और हमारी बात चलती तो हम दोनों बहनें आज एक दूसरे के सामने ना खड़े होते। रसाल, हमारे प्यार करने की भूल की सजा थारे को, बापू को, माँ को सबको चुकानी पड़ रही है। पर आज मैं थारे को दुल्हन की तरह सजाकर अपनी भूल की सजा भुगतने आई हूँ। हमारी बेनती का मान रख ले, वरना इसका असर हमारे माँ बापू पर भी होगा। क्यों छोटे, कल रात को कितनी कटक ली? पता नहीं भाई साहब, 6 तक तो याद है, उसके बाद गिनती नहीं। देखा मामू से, इसने तो एक ही रात में हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह भांजे, एक छोटा सा पैग बना दूं? नहीं मामा साहब, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, प्लीज। तू अगर सोना भी चाहेगा तो तुझे सोने नहीं दिया जाएगा। सुमेर सा, इसे तैयार करके ले आ। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है और ये थारी जिम्मेदारी है कि ये सोने ना पाए। और रणवीर, मुंह दिखाई की रस्म के बाद मैं थारे से बात करना चाहता हूं। जी ताया साहब। भांजे रणवीर, चढ़ाई तूने तारा तायो सब मारे पे चढ़ाई करके चलेंगे। यार भांजे, अरे वास्ते ये भी सह लूंगा। आज मैं अपने हाथ से थारे को तैयार करूंगा। चल, लेट्स गो। आजा आजा, संभल के भांजे। किसी की नजर ना लगे हमारी बहन को। आज गांव की ठकुराइन और सारी औरतें कुंवर सा की बींदड़ी को देखती रह जाएगी और मैं कुंवर सा की असली दुल्हन को देखती रह जाऊंगी। आखिर आज इस हवेली की खुशियां लौट ही आवेंगी और तू आंसू बहा रही है बिंदी। एक बात अच्छी तरह से याद रख, इस हवेली के नौकर चाकरों से ज्यादा घुलना मिलना थारे लिए ठीक ना। ये हवेली की शान के खिलाफ। चल आंसू पोंछ। अब चल हमारे साथ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों पर पर्दा डालते हैं, जिसके कारण वह वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। लो, आपको दवाई देने का वक्त हो गया। मैं तो भूल ही गई। नहीं खानी दवाई मने।
ये तो जब डॉक्टर कहेगा तभी बंद होएगी। अरे पानी तो खत्म हो गया, मैं रसोई घर से लेकर आती हूँ। के जल्दी है तने, आराम से काम ना कर सके है। आज हवेली में इतना काम है इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। गांव की इतनी सारी औरतें आई है, मुंह दिखाइए ना। दादी साहब आराम करो। मुंह दिखाई? दादी साहब आराम करो। मारे को किसी ने बताया भी नहीं। अब यही रुको दादी साहब। दादी साहब आराम करो। मारे को दादी साहब रुको। दादी साहब कटे दादी सा ने देख लिया कि मुंह दिखाई में मैं नहीं रसाल बैठी है तो भवर मारे को बताए बगैर ये मुंह दिखाई की रस्म क्यों हो रही है भवर? माँ साहब की तबीयत ठीक नहीं और आप मारी चिंता का झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत ना है भवर। अपनी माँ की इतनी ही परवाह होती तो मारे को बताए बगैर ये मुंह दिखाई की रस्म रखता को नहीं। अब घर के नौकरों से मुझे पता चलेगा कि इस घर में क्या हो रहा है। इतनी ही हैसियत रह गई हमारी, ये भी भूल गई हो कि इस घर में थारे से बुजुर्ग भी कोई है। भाषा आप गलत समझ रहे हो। गायत्री, तूने भी मारे को बताना जरूरी नहीं समझा? इतनी देर से मारे साथ रामायण पढ़ रही थी और मारे से इतना बड़ा सच छुपाया। अब बस कीजिए माँ साहब, भगवान के वास्ते चुप हो जाइए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और डॉक्टर ने कहा है कि... अरे डॉक्टर के जाने, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर मर भी रही होती ना तो चिता से उठकर हमारे रणवीर की बिंदनी का चेहरा देखने जरूर आ जाती। माँ साहब, पर आपने तो रुक्मणी को देखा है। ये रस्म तो गांव वालों की तसल्ली के लिए है। रस्म तो दुनिया की तसल्ली के लिए ही होवे हैं भवर, पर कोई भी रस्म घर वालों के बिना पूरी ना हो सके है। और तू तो अपनी माँ को ही भूल गया। नहीं माँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मारे को तो सिर्फ आपकी तबीयत की चिंता थी। तबीयत 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 क्या हो जाता, मर जाती सुख से शांति से कि मारे रणवीर का घर बस क्यों है। और मारी आंख बंद होने से पहले मारे बेटे ने अपनी जीत छोड़कर इस हवेली की बिजली की मुंह दिखाए का सुख दिया है। पंचों का आज तने दियो है भवन, अपने ही घर से मारे को पराया करके। अगर अब मेरी तबीयत ठीक भी हो गई ना तो मैं सुकून से जी ना पाऊंगी। हाँ, जी ना पाऊंगी भवन, जी ना पाऊंगी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, आप लोग जरा गांव वालों को संभालो। गायत्री संभाल के। जब से इस रुक्मिणी ने इस हवेली में कदम रखा है तब से जैसे मनुष्य छा गई। जिसका डर था वो ही हुआ। अरे गायत्री,
अब मासा को कौन समझाए कि जो कुछ हो रहा है उनके जीवन की खातिर हो रहा है। ये जरूरत थी उस कजरी को अपना मुंह खोलने की। उसकी एक बात ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अब ये सब बातें भूल जाओ, जाने दो इन बातों को। सबसे ज्यादा जरूरी है मां साहब का होश में आना। मासा को अचानक सामने देखकर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, इसलिए अपना आप आंखों बैठा। अब इसमें आपकी काहे गलती? आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? गायत्री आज नहीं तो कल मासा को सच्चाई बतानी पड़ेगी, और जैसे इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सही वक्त आते सब कुछ बता देंगे, आप चिंता ना करो ना। इस समय मुंह दिखाई की रस्म करना ज्यादा जरूरी है। अब तो हो चुकी मुंह दिखाई की रस्म। बड़ा विश्वास था ना इस हवेली की बड़ी बहुरानी पर, पर 1 घंटा मासा को संभालना था वो भी ना कर सकी आप। चुप कर चंचल। हाँ हाँ, मुझे ही चुप कराएंगे ना, पर सच तो यही है कि बाहर जो भी कुछ हुआ उसकी वजह यही है। क्या कहा? ठाकुर साहब, बाहर लोग आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप लोग चिंता न करो, मैं मासा को संभाल लूंगी। मासा की ऐसी हालत में ये मुंह दिखाई की रस्म करना जैसे मासा को धोखा देना है। हमारे को भी यही लगे। इस तरह गांव वालों को बार बार मुंह दिखाई के लिए बुला के बिना रस्म पूरी किए लौटा देना ये भी तो ठीक ना है। हमारे पास एक सुझाव है जिससे हवेली की लाश भी बच जाएगी और दादी सा की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गांव वाले तो यही चाहते हैं ना कि उन्हें हवेली की बींदड़ी देखना है, तो उनके सामने रणवीर के साथ हम रसाल को दिखा देंगे। इससे मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और हवेली की इज्जत भी बची रहेगी। और दादी साहब के ठीक होते ही हम फिर से ये मुंह दिखाई की रस्म रख देंगे, जहां सिर्फ घर वाले होंगे, जिसमें रणवीर के साथ रसाल के बजाय रुक्मी होगी, जैसे दादी सा चाहती थी। तो दादी साहब भी खुश हो जाएगी। यानी मासा को सच बताने की बजाय हम उन्हें धोखा देते रहे। हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता बाबू कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ सच से बड़ा हो है। आप क्या चाहते हो? ये सच्चाई सुनने के बाद दादी साहब फिर से अनशन पे बैठ जावे या इस धोखे से खुश होकर जल्दी ठीक हो जावे? देखा आपने, हमारे बेटे दीप को इस घर की और घर वालों की खुशियों की उतनी ही फिक्र है जितनी कि रणवीर को है। हमारे को तो दीप का सुझाव सही लागे है। मजबूरी इंसान से कितनी गलतियां कराती है, कुछ चाहकर भी कुछ ना चाहते हुए भी। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन चिंता की बात को नहीं, बहुत जल्दी मासा ठीक हो जाएंगे। रणवीर मासा का लाडला है, इसलिए इसके ब्याह की रस्म की तैयारी मासा कर रही थी। पर जैसा आप लोगों ने देखा, इस वक्त मासा की तबीयत ठीक ना है कि वो इतनी देर अपने पैरों पे खड़े रह सकें। फिर भी रस्म में शामिल होने की जिद कर रही थी। प्रेम जो करती हैं रणवीर से इतना। इससे पहले कि शुभ मुहूर्त टल जाए, हम ये रस्म शुरू करते हैं। बड़ी ठकुराइन, मुंह दिखाई का पहला सम्मान आपको जावे है, शुरू कीजिए।
रणवीर तो घना नसीब वाला है। बिंदनी तो ऐसी मिली है कि जिसके आगे चांद भी फीका है। छोरी तो घनी फुटरी है। जोड़ी तो ऐसी है जैसे शिवजी पार्वती की। ये बात है, मन ही मन बड़ी खुशकाई हो रही है। अरे खुशकाई नहीं होंगी, आज बड़ी हवेली में मुंह दिखाई की रस्म धूमधाम से चल रही होगी। हमारी रसाल सदज की रानी लग रही होगी। हाँ, पर रुक्मी दासी लग रही होगी। ऐसी बात तुम्हारे मन में बिल्कुल ना थी। आप कई बार सोचे हो कि रुक्मी के दुख से हमारे को खुशी मिलेगी। अरे आप लोग पधारो पधारो। घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। तुम सब एक साथ कहीं जानो है क्या? जाना कटे, हम तो बस रुक्मी की खैर खबर लेने आए थे। गांव की पहली चोरी है जिसका ब्याह बड़ी हवेली के कुंवर सा से हुए है। रुक्मी तो अपने सासरे में राज कर रही है, बड़ी खुश है। चलो अच्छा हुआ बेचारी के भाग खुल गए। रसाल कटे दिखाई नहीं दे रही है। वो कहे कि रसाल अपनी नानी के घर गई है। उसकी नानी की तबीयत ठीक ना है। क्या हुआ रसाल की नानी ने? छोरी का ब्याह टल गया इसलिए तबीयत खराब हो गई के? और धापू थारा काटजा तो बहुत हिम्मत वाला है जो छोरी ने अकेले भेज दिया। कब तक आवेगी रसाल? कब तक ठीक होगी रसाल की नानी? अब बीमारी का कोई क्या कह सके। जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो रसाल वापस आ जाएगी। अच्छा चलते हैं। घड़ी खम्मा। अरे ठाकुर साहब, मैंने सब सुन लियो है। धीरे धीरे धीरे। हमारे को तो लागे है कि रुक्मी के ब्याह के वास्ते मदन सिंह ने जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के वास्ते उसने रसाल को बेच दिया। हाय राम। कुंवर के पास आपकी जगह बैठकर एक ही जन्म में 100 बार मरी हूं मैं जीजी। बार बार लग रहा था कि सारे बंधन तोड़कर उठ जाऊं और सबके सामने आपको कुंवर के पास बिठाकर आपका हक दिलवाऊं। जब मैंने दादी साहब को देखा तो मन में उम्मीद की एक किरण जगी। हमारे को लगा कि वो हमारे पास आएगी और हमारा चेहरा देखेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं माताजी महाराज के चावे और कितना बदला लेना बाकी है अभी आपसे। तू भगवान को क्यों दोष दे रही है रसाल? बदला तो इंसान एक दूसरे से ले हुए हैं और इसमें कभी कभी किसी का दोष ना होते हुए भी पिसना पड़ता है। थारे साथ वही हो रहा है। अरे चिंता छोड़ो जीजू, तो तू भी हमारी चिंता छोड़ दे। हमारे भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्यों विश्वास है आपको उस पत्थर की मूर्ति पर? विश्वास तो जीवन का आधार हो गए है रसाल। जे बापू को विश्वास ना होता कि कुंवर का थारे से ब्याह कराकर थारे को इस घर में खुशी मिल जाएगी तो तू आज अठे ना होती। जे थारे को ये विश्वास ना होता कि तू अपनी जीजी की खुशियां वापस दिला सके है तो तू आज अठे ना होती। जे मारे को विश्वास ना होता कि एक ना एक दिन कुंवर सा हमारे दुख को समझ जाएंगे तो मैं आज अठे ना होती।
दोनों का नाटक खत्म हो गया। तो तू इसके कपड़े पहन ले। क्यों? अब रुक्मी की मुंह दिखाई। ये हुआ रानी साहब, अब थारे को तैयार करने के लिए मैंने दासियां बुलानी पड़ी। ये मुंह दिखाई तो मासा की तसल्ली के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और तो ये मत भूल कि तू इस घर में दासी बनकर आई थी और दासी बनकर ही रहेगी, और वो भी सिर्फ मासा की खातिर। ना, बारी से ये पाप ना कराओ। मैं दादी सा को धोखा ना दे सकूं। ये पाप और पुण्य की पट्टी किसी और को पढ़ाना। एक बात याद रख, मासा की जिंदगी की कीमत थारे इन आंसुओं से कई ज्यादा है। इसलिए अब जल्दी से तैयार हो और नीचे आ जा। मासा, अब सब लोग अट्ठे जमा होकर हमारे मरने का इंतजार कर रहे होंगे। मासा अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे। बेटा कटे, अब तो तू बड़ा ठाकुर सा हो गया है। घर की जिम्मेदारियां जो संभाल रहा है। माँ साहब, भाई साहब को अपनी तबीयत की चिंता थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। मासा, गुस्सा थूक दीजिए और उधर देखिए। आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए, ताकि आपके बाद बाहर इकट्ठा लोग भी इस हवेली की बीननी का चेहरा देख सके। सदा सुहागन रहो। भगवान करे थारे को सारी दुनिया की खुशियां, सारा प्यार मिले। अपनी अच्छाइयों से, अपने संस्कारों से अपने सासरे को स्वर्ग बना दे बेटा। अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। जो आपके हाथ में था सो आपने किया ना। पता नहीं जो किया वो सही किया कि गलत। अब तो जी में आवे है कि मैं खुद ही तुम दोनों को लेकर ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। कई ऐसी जगह यहाँ ना हम किसी को जाने, ना हमें कोई। आप चिंता मत करो, किसी से कुछ मत कहो। अभी हवा गर्म है, एक दो दिन रुक जाओ, बाद में सब अपने आप चुप हो जाएंगे। तने क्या लगे है वो औरतें चुप रहेंगी? अरे सारे गांव में चर्चा करेंगी, न जाने बात कट्ठे से कट्ठे पहुंच जावे।
जी सरपंच जी, पधार। मदन सिंह, हमारे कानों में थाड़ी छोटी बेटी रसाल के बारे में कुछ बातें आई हैं। कट्ठे रसाल? अरे ठीक से करो ना, दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी काम ही कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है, ठीक से करो। इस तरह तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, और अगर नहीं करना है तो कमरे से बाहर जाओ। कमरे से तो के? मैं तो इस हवेली से, आपके जीवन से चली जाऊं, पर क्या करूं, मजबूर हूं हरी जीजी के खातिर। जीजी आओ ना, ये थारी अमानत। हाँ, जो भी मारा है उस पर पहला हक आपका है जीजी। रसाल, तुम इस हवेली की ठकुराई ना हो। इस तरह नौकरों से घुल मिलकर बात करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इससे कह दो कि अगर कोई खास काम हो तभी यहां आया करें। इस तरह छोटे छोटे कामों के लिए हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये कपड़े मत पहना तुम, या तो किसी को दान कर दो या फिर इसी को दे दो। हमारे यहाँ नौकरों के उतारे हुए कपड़े पहनने का रिवाज नहीं। ये नौकरानी ना है, हमारी जीजी है, और आपकी पहली बिंदनी। शायद आप ये भूल गए होंगे, पर मैं ना भूलूंगी ना आपको भूलने दूंगी। रसाल, कुंवर साहब से इस तरह बात करते हैं कि बस, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, दखल देने की जरूरत नहीं है, समझी? ऐसा तुम जब गुस्सा होती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती है। कुंवर साहब, मैं कोई खिलौना ना हूं, और ना ही कोई जरिया जिसकी मदद से आप बार बार जीजी का दिल तोड़ेंगे। हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये जीजी भी जाने। इस वास्ते इनके सामने ये प्यार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। रणवीर, कट्ठे जा रहे हो? जी मैं ऑफिस जा रहा हूं। कल शाम की मीटिंग कैसी रही? ठीक रही। तो अब तू हमारे मुंह पर भी झूठ बोलने लग गया है। थारा मन बेचैन है, मैं जानू, पर अपने मन को काबू में करना सिर्फ थारे हाथ में है। राजपूत हो, राजपूतों की तरह अपने जीवन की समस्याओं का सामना करो। अपने दुखों को बहाना बनाकर अपने जिम्मेदारियों से दूर मत भागो। कल 4 बजे ब्रिजभान के साथ तुम्हारी मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। जी, चलता हूं। पता नहीं रणवीर के मन के घाव कब भरेंगे। को कितनी बार समझाओ रसाल, कुंवर साहब से इस तरह बर्ताव करके क्या हासिल करेगी तू? बदला। जब जब हमारी वजह से उनके माथे पर शिकन आवेगी, हमारे मन को सुकून मिलेगा। जितनी बार उन्होंने आपको रुलाया,
मारी को कुंवर से कोई शिकायत ना है। उन्हें लागे है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो मारी से नफरत करे है। पर मारी को इस नफरत से कोई बदला ना लेना है, तो फिर तू क्यों मारी खातिर उनसे अपना रिश्ता बिगाड़ रही है? किस मिट्टी की बनी हो आप? वो बात बात पर आपका अपमान कर रहे हैं और आपको कि जैसा वो करें वैसा ही मैं करूं। ये जरूरी तो ना है ना? कुंवर सा का दिल टूटा है और अब उनके मन में प्यार तू ही जगा सके। उनकी बींदनी, उनसे बात कर, उनके साथ समय बिता, उन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद ये सब जानने की कोशिश कर। तभी तो तू उनके साथ खुशी खुशी जीवन बिता पाएगी। आप मैंने विक्रम को बुलाकर कुंवर साहब को स्वीकार करने को कह रही हूँ। हाँ जी, विक्रम थारा सपना था भाभी, और वो सपना टूट चुका है। अब कुंवर सा थारी हकीकत है, थारे जीवन की सच्चाई। और तू चाहे ना चाहे, आज नहीं तो कल थारे को ये सच्चाई अपनानी ही होगी। कभी नहीं, कुंवर सा को अपनाना तो दूर, मैं उन्हें अपने आप को छोड़े तक ना दूंगी। भाभी साहब, क्या हुआ? आपको बड़े ठाकुर साहब ने नीचे बुलाया है। आपने बुलाया मारे को? हाँ, रणवीर बहुत परेशान है, उसे समझाने की कोशिश करो। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी अब थारी है। अपना बींद कटे जावे है के करे है, इसका ख्याल जरा प्रेम से रखो। बींद और बींदनी का रिश्ता बड़ा नाजुक होवे है। रिश्ता मारने से होवे है। तो तू रणवीर को अपना बींद नहीं मानती? हमारा ब्याह उनसे हुआ है, बस यही सच है। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? मदन सिंह का फोन आया था। गांव का मुखिया थारे घर पे पूछताछ करने गया था। गांव में बात फैल गई है कि तू अचानक अपने घर से गायब हो गई है। लेकिन तुम चिंता ना करो, गांव के सरहद तक हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, ताकि किसी को शक न हो कि तुम कहां से आई हो। आज रात को अपने मैके में ही रुक जाना और कल सुबह मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ड्राइवर तुम्हें वहीं मिलेगा, गांव की सरहद के बाहर। जाओ। कैसा है? अच्छा है। कौन है? थारा होने वाला बीन। अच्छा, देखो देखो। अरे कोई शर्म है कि नहीं थारे को छोरी? मासा, मेरी सारी जिंदगी का सवाल है, देखना तो पड़ेगा ही ना। वैसे लड़का बहुत हैंडसम है, मुझे पसंद है। सच, मारे को भी तस्वीर देखते ही भाग गया था छोरा। बहुत बड़े खानदान का है और विलायत से पढ़कर आया है। थारे ताया सा और पापा सा दोनों बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान करे ये रिश्ता जल्दी से जल्दी तय हो जाए। मासा, अगर हमारी कुंडलियां नहीं मिली तो? मासा, मैं थक गई हूँ तस्वीरें देखते देखते। अब चाहे दादी सा जो भी कहे
मैं नहीं मानूंगी। आप सबको लड़का पसंद है, लड़का पढ़ा लिखा है, खानदान भी अच्छा है और मुझे भी ठीक लगता है। तो अब चाहे हमारी कुंडियां मिले या ना मिले, मैं इसी लड़के से ब्याह करूंगी एंड दैट्स फाइनल। मदन सिंह, तूने तो कहा था रसाल अपनी नानी के यहाँ गई है, आ जाएगी? हाँ तो आ जाएगी। वो कभी कभी बस भी तो देर से आवे है। वापस बुलाया होगा तब तो आवेगी ना। खमा गणी मुखिया सा। गणी खमा। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भारे को ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? पता है, पड़ोस की चाची को बिठा कर आए हो नानी के पास। कल सवेरे मारे को निकलना होगा। नानी को इतनी देर ना छोड़ सकूं मैं अकेला। मदन सिंह, अब गुमान सिंह की बातों में आने की गलती हम जीवन भर नहीं करेंगे। गुमान सिंह, ये पंचायत थारे को अब भी गांव छोड़ने का हुक्म देवे। मुखिया सा ऐसा जुलुम न करो। आपकी सौगंध, मैं अब मदन सिंह के मकान के पास से भी नहीं गुजरूंगा। दरबारे को गांव में रहने दो मुखिया साहब। चलो। मुखिया साहब, मारी मुखिया साहब, मारी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। कैसे हमारी छोरी ठीक हो? कैसे हो बापू? जीजी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? और रुक्मी दीदी कैसी है? किसो, तू विक्रम से मिला? नहीं तो, और उस दिन कंसू की बकरी विक्रम के आंगन में चली गई। हम उसके पीछे पीछे दौड़े, तब मैंने विक्रम को देखा। बीमार सा लग रहा था, उसके बाल एकदम बिखरे बिखरे से। किसु, तुम्हारा एक काम करेगा? बस जाकर विक्रम को संदेशा दे देना कि आज आधी रात को मैं उससे मंदिर के पास मिलना चाहूँ। आधी रात को? माँ पापू से क्या कहोगे? तो उसकी चिंता ना कर, बस उसे हमारा संदेशा दे दे कि वो वहीं आकर मिले। ठीक है। तो ठीक तो है ना रसाल? बड़ी हवेली में कैसा है? ठीक है माँ। रसाल, जो हुआ उसी में सबका भला है बेटा। ये बात को समझने की कोशिश कर। इस उम्र का प्रेम तो दूध के उबाल की तरह हुए है। आंच ठंडी पड़ने पर उबाल भी ठंडा पड़ जावे। अब कुंवर साई थारा बींद है, देखना धीरे धीरे कुंवर साहब भी थारे को भाने लगेंगे, शायद विक्रम से भी ज्यादा। बस माँ, जिसे देखो मारे को ही पट्टी पड़ाने में लगा हुआ है। नहीं सुननी किसी की बात, मारे को नहीं मारनी। बापू की बात मानकर जीवन भर का बोझ गड़े में बांध लियो है। अब मारे को मारे हाल पर छोड़ दो। क्यों की है रसाल? थारी मांग सुनी, सिंदूर क्यों नहीं लगाया?
आते हुए गांव में कोई देख ना ले इसलिए ना लगा। अरे तो जा ना, अब लगा ले। इस सिंदूर का हमारे लिए कोई मतलब ना, ये सिर्फ लाल रंग है, सुहाग की निशानी नहीं। कुंवर सा को मैं अपना बेंद्र नहीं मानती, इस वास्ते मैं उनके नाम का सिंदूर ना लगाऊंगी। तुम छोड़ो मुझे। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी मुझे छोड़ेगी? नौकरानी हूँ, नौकरानी की तरह रहो। जाओ यहाँ से। आप अकेले ना जा देंगे, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आइए। जाओ यहाँ से। मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती हो केवल तुम। इस बार तुम्हारी मीठी बातों से पिघलने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? अगली बार आई ना छूने तो गला घोट दूंगा तुम्हारा। हाथ लगा दिया।